हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे लघु सिंचाई विभाग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाने वाला लघु सिंचाई विभाग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन दोस्तों की परीक्षा जो आपकी 9/8/2015 को हुई थी उसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे छोटी परीक्षा हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मात्र कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके जीके के थे और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे। दोस्तों तो मैथ्स भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक एक क्वेश्चन हम विस्तृत रूप से सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो आपको करना क्या है कि लास्ट तक देखना दोस्तों, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। पहला भाग क्या है? सामान्य ज्ञान। इसके 10 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया था दोस्तों? तो कहाँ होता है? अलीगढ़, मथुरा, गढ़ मुक्तेश्वर या फिर बरेली। तो आपको बता दें कहाँ पर? गढ़ मुक्तेश्वर में दोस्तों। कहाँ पर? गढ़ मुक्तेश्वर में। और ये पड़ता कहाँ है? तो हापुड़ के आसपास पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? हापुड़ में दोस्तों। ठीक है, तो गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ मेला प्रतिदिन लगाया लगता है दोस्तों। ठीक, और आप अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर बात कर लेते हैं मेला के जगह, तो सबसे ज्यादा मेला अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगते हैं दोस्तों? कहां पे? मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं? किस जिले में? तो मथुरा में दोस्तों। और सबसे कम की बात करते हैं तो कहां पर? पीलीभीत दोस्तों। याद रखेंगे कहां पर? पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो पीलीभीत है, वहां पर सबसे कम मेले लगते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई दोस्तों? देखिए ये आपका उस समय का करंट क्वेश्चन था। अब हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी हम बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जनवरी 2014 में दोस्तों। ठीक है, उस समय क्या थी? अखिलेश यादव सरकार थी दोस्तों। ठीक है, समाजवादी पार्टी की थी दोस्तों। तो याद रखें कौन? तो जनवरी 2014 में दोस्तों। ठीक है, अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन थे दोस्तों? तो उस समय की बात कर रहे हैं 2014 के समय की, कि उस समय कौन थे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन से दोस्तों? इसको आपको बताना था। तो उस समय कौन थे? बलराम यादव थे। कौन थे? बलराम यादव थे। अगर आपको पता है वर्तमान में कौन है दोस्तों योगी सरकार में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन, क्योंकि यूपी से रिलेटेड दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा दोस्तों? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या फिर रिहंद बांध दोस्तों। तो कौन सा सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों? तो आपको बता दें रामगंगा बांध। कौन सा है? तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 27 सितंबर 2014 को लखनऊ मेट्रो रेलवे का मेट्रो योजना का शिलान्यास किया गया। प्रथम चरण में मेट्रो लखनऊ में कब से शुरू की जाएगी दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्टूबर 2016 में। ठीक, अक्टूबर 2016 में प्रथम चरण की मेट्रो शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट था उस समय का। ठीक है, चलिए अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? प्रथम स्थान है। कौन सा दोस्तों? सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है? उत्तर प्रदेश के दोस्तों। उत्तर प्रदेश का देश बना दे, ये 5वां एक देश बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे प्रथम नंबर किसका आएगा? तो राजस्थान का आएगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, तो चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान होगा दोस्तों, है ना। पहले पे राजस्थान सा। ठीक दोस्तों, और जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा हमारा? जनसंख्या में प्रथम स्थान हो जाएगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं कौन सा जिला होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का? तो प्रयागराज। कौन सा दोस्तों? प्रयागराज जिला सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ठीक, 75 जिलों में से। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको पता है कानपुर में, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये भी लखनऊ में, बिल्कुल सही है। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पे है? ये वाराणसी में दोस्तों। मगर महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में नहीं दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक
अम्ल दोस्तों। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है दोस्तों। सबसे बढ़िया प्रचुर मात्रा में किसमें पाता है? तो आंवला। आपको पता होगा दोस्तों, आंवला में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। वैसे जो भी खट्टे वाले चीज होते हैं, नींबू हो गया है ना, जो भी खट्टी चीजें होती है उनमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई दोस्तों? लोकसभा में अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये बताना है आपको। तो क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष दोस्तों। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आपको लोकसभा में न्यूनतम आयु। ठीक दोस्तों, 25 वर्ष। अब देखिए आप बात करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाती है दोस्तों। ठीक, कितना? 30 वर्ष। और 18 वर्ष आपको वोट डालने के लिए होना चाहिए, और 21 वर्ष जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, अगर आप प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष दोस्तों। और 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनना चाहते हैं उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मिनिमम जो है कम से कम कितनी आयु का हो सकता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, अगर वो लोकसभा से आ रहा दोस्तों 25 साल में वो प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा? 10वां नंबर। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए दोस्तों? तो आपको पता होगा कहां पर? इलाहाबाद में, जिसका नाम था अल्फ्रेड पार्क दोस्तों। ठीक है, उसका नामकरण फिर चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रख दिया गया दोस्तों। पहले उसका नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क दोस्तों। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं गणित का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 11 से लेकर के 30 तक। ठीक, यानी टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ के। तो दूसरा भाग हम मैथ देखते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं 11 नंबर कि देखिए x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा ये बताया गया है। तो x बटे 8 प्लस 4 बटे 7 बराबर 53/56। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है? x प्लस 4 बटे, ठीक, ये इसके बटे है दोस्तों। ठीक, इस तरह से है। देखिए दोबारा इसको देखते हैं, थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है। देखिए x बटे 8 है, और फिर क्या है? प्लस 4 बटे 7, और बराबर क्या है? 53/56। इसको कैसे हल करें? हमें x का मान निकालना है। तो पहले में करें, इनका लासा ले लेंगे, इनको हर को हम बराबर कर लेंगे, तो हर को लासा लेंगे, 8 से क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 56। अब 56 को हम जब 8 से भाग करते 7 आएगा। ठीक है, जब 56 को हम 8 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को फिर ऊपर गुणा करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा दोस्तों। अब उसी तरफ प्लस का निशान लगा, प्लस का निशान लगा देंगे दोस्तों। अब 56 से हम 7 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 को हम 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 53/56 दोस्तों। क्या हो जाएगा? 53/56 हो जाएगा। अब देखिए 56 से 56 का ठीक है दोस्तों। ठीक, 56 से 56 काट दें क्योंकि नीचे है, बराबर में से कट जाएंगे। अब बचा क्या? उसमें सही से क्या बचा? तो 7x प्लस 32 और बराबर क्या होगा? 56 दोस्तों। ठीक, 7x प्लस 32/57 और बराबर 56 होगा दोस्तों। अब देखिए इसको हम 32 उधर भेज देंगे तो क्या करेगा? 7x बराबर क्या होगा? 56 से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 21 बच जाएगा दोस्तों। कितना बचेगा? 21। अब देखिए ये इधर x 7 का गुणा कर रहा, अब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग कर देगा, तो 21 बटे का हो जाएगा 7 दोस्तों। तो कितना आएगा? 7 3 21, तो 3 आ गया हमारा x का मान। तो x का मान कितना होगा? 3 दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए 25 छात्रों की कक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान कितना है? 43 था। जांच करने के बाद 2 त्रुटियां पता चला, जिनको हम शुद्ध करने के पश्चात एक छात्र के 35 अंक बढ़ जाते हैं तथा एक छात्र के 10 अंक कम हो जाते हैं दोस्तों। तो शुद्ध मध्यमान का होगा दोस्तों। देखिए इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको हल करते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए 25 व्यक्तियों का कितना था? 43 मध्यमान था। देखिए मध्यमान मतलब क्या था कि सबको 25-25 दे दिया है, तो कितना बचेगा दोस्तों ना, वो चीज़ें। देखिए 25 का हम जब 43 से गुणा करते हैं, टोटल संख्या कितनी जानी चाहिए? देखिए 43 और गुणे हम, अगर हम 43 को गुणा करते हैं किससे? 25 से, तो कितना आएगा वो हम देखते हैं। 43 गुणे 25 करते हैं दोस्तों, तो 25 3 75 के 5 जाएगा, हासिल आएगा 7 और 25 चौके 100 और 7 मतलब क्या? 107 मतलब 1075 आ गया दोस्तों। ठीक, 25 का कितना हो गया? 1075। अब देखिए क्या कर रहा है कि जांच में के बाद पता चलता है 2 त्रुटियां पाई गई। पहले में क्या हुआ कि शुद्ध करने के लिए पश्चात क्या हुआ? एक छात्र को 35 अंक बढ़ गए और एक छात्र के 10 अंक कम हो गए दोस्तों। देखिए कितने का अंतर आ रहा? 35 बढ़े थे और 10 कम हो गए, मतलब क्या? 25 अंकों का अंतर आ रहा, मतलब 25 अंक क्या थे? कम लिखे गए। तो 25 अंक इसमें हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे? देखिए कितने हो गए? 1100 अंक हो गए। कितने हो गए? 1100 हो गए। और 1100 अंकों को हमें कितने बांटना? 25 छात्र तो थे, है ना, तो हम 25 से क्या करेंगे? 1100 को भाग देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 2500 को 11 से भाग देंगे। देखिए 25 चौके 100, कितना हो जाएगा? 100 बचा, कितना? 10 बचा, फिर 0 उतरेगा, फिर 25 चौके 100, यानी क्या आ जाएगा? 44 हमारा सही ऑप्शन आ रहा है। कैसे करेंगे? देखिए 25 छात्रों की कक्षा में एक छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान कितना है? 43। तो हम टोटल
प्रतांग देख लेते टोटल अंक कितने हैं, तो 43 गुणे 25 करेंगे कितना 75 आ जाएगा, 1075 आ जाएगा दोस्तों ना। अब देखते हैं क्या कितना घाटा है। देखिए 35 बढ़ने चाहिए थे, 10 घटने चाहिए थे, टोटल हम देख लेते हैं कितना एवरेज आ रहा, तो 35 बढ़ने चाहिए थे दोस्तों और 10 घटने चाहिए, मतलब कितना 25 का अंतर आ रहा, तो 25 हम इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, और 1100 जो अंक आए उनको हम 25 छात्रों में बांट देंगे, तो 1100 को हम 25 छात्रों में बांट रहे कितना आएगा 44 आ जाएगा। तो हमारा 44 ऑप्शन देखते कोई है, तो जी हाँ दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 44 का हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 44 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, इसके बाहर चारों तरफ एक 10 मीटर रास्ता चौड़ा बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समझिए किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक क्या है रास्ता है दोस्तों, समझिएगा ठीक, एकदम आसान तरीके से समझिएगा, इसमें आपको रटना कुछ नहीं है ठीक दोस्तों, केवल समझना है। देखिए एक आयताकार बाग है, पहले सबसे पहले हमें आयत बनाना चाहिए, ये मान लिया ये आयत है ठीक दोस्तों, ये क्या है एक आयत है दोस्तों ठीक, ये आयत होगा। अब कह रहे हैं कि इसकी जो ये है कितनी, ये 40 है दोस्तों, ये 40 है और ये वाली क्या है 30 है दोस्तों ठीक। आपको पता है आयत की आमने सामने वाली भुजा बराबर है, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगी, ये 30 है तो ये भी 30 होगी दोस्तों ठीक। अब कह रहे हैं इसके बाहर क्या करना है, हमें 10 मीटर का रास्ता बनाना है। अगर हम 10 मीटर का रास्ता इससे बना देते हैं बाहर दोस्तों ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताना कितना होगा। देखिए ये क्या होगा पूरा 10 होगा, ये 10 होगा ठीक, ये 10 होगी चौड़ाई और ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी ठीक है दोस्तों। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना दोस्तों, तो हम मुझे देख लेते हैं। अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना कि आयत का, तो हमें बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये रास्ता कितना होगा ना, तो ये जो बचेगा कौन से भाग का निकालना हमें, ये वाले भाग का, ये पूरा जो है ये केवल बाहर रास्ते केवल हमें क्षेत्रफल निकालना ये वाले का ठीक। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, हमें पता है क्या, देखिए समझिएगा ये 40 है दोस्तों, ये पूरा 40 है, यहाँ तक 40 है। अब देखिए 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, तो ये यहाँ तक 10 बढ़ेगा 10 इधर बढ़ेगा, कितना हो गया 60 होगा है ना, तो ये 60 हो गया दोस्तों, और कितनी 60 हो गया और चौड़ाई कितनी है 10 है, तो यहाँ देखिए ये 10 हो गई, ये 60 हो गई लंबाई ठीक। और इसी प्रकार से ये होगा, ये भी क्या है नीचे वाला भी क्या है, ये 10 है ठीक, और ये क्या 60 है, ये 60 है दोस्तों, ये 60 है। तो देखिए 60 गुणे 10 करते हैं, तो 60 गुणे 10 देखिए इसकी हम क्या देखते हैं, इसका क्षेत्रफल देखते हैं इस वाले केवल इतने का ठीक है, जो एक तरफ का है इतने कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 60 है और चौड़ाई गुणे 10 हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 10 छक्का 60 ठीक, तो 60 क्या हो गई ये होगा दोस्तों ठीक, 10 छक्का 60 दोस्तों ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना, 10 का 60 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, तो 600 क्या होगा ये रास्ते का क्षेत्रफल 600 हो गया दोस्तों ना। मगर आपको पता है इतना ही बड़ा कितना है, इस तरफ भी रास्ता ठीक, तो इतना ही बड़ा इस तरफ है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 बार ले जा रहा है, तो कितना होगा 1200 हो गया इसका क्षेत्रफल दोस्तों, किसका इधर वाले का और इधर वाले का दोस्तों ठीक, इतना बचा ठीक। अभी मगर हमें पता है कि कितना बचा, अभी 30 फीट का इधर बचा है और 30 फीट का इधर बचा ठीक दोस्तों, 30 फीट वाला इधर बचा 30 फीट वाला इधर बचा, तो देखिए 30 फीट इधर है और कितना चौड़ा है 10 ठीक, तो 30 फीट 3 दूनी कितना होगा इसका 300 ये हो जाएगा दोस्तों। अब ये भी 2 है ना, एक इधर भी है 30 फीट का और ये भी 30 फीट का है, तो 300 गुणे 2 यानी 600, तो 1200 और 600 कितना हो जाएगा 1800 वर्ग मीटर दोस्तों। तो 1800 वर्ग मीटर कोई है ऑप्शन में, जी बिल्कुल सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए समझिए कैसे करना है, दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल में। देखिए ये आपका दिया हुआ है ठीक, ये दिया हुआ है, अब इसके बाहर क्या है आपका रास्ता बनाया था, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया दोस्तों ठीक। अब देखिए 10 मीटर का रास्ता है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है दोस्तों, और ये आपका 30 मीटर है, ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन क्या है 30 मीटर और ये 40 मीटर ठीक। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो ये पूरा देखते हैं, देखिए ये कितना यहाँ तक 30 है और 10 इधर बढ़ गया और 10 इधर बढ़ गया, क्या हो गया 30 सॉरी ये 40 है, तो 40 10 इधर बढ़ा 50 हो जाएगा, 10 इधर बढ़ा 60 होगा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर इसकी देखते हैं 60 गुणे 10 हो गई है ना, और फिर ये वाली देते हैं तो इसकी कितनी जाएगी, इसकी भी 60 गुणे 10 हो जाएगी दोस्तों। अब जो ये बचे हैं ये कितने हैं, ये खुद ही 30 का है, तो इसकी क्या जाएगी 30 गुणे 10 हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी 30 गुणे 10 हो जाएगी। तो देखिए 60 गुणे 10 कितना 600 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं 60 गुणे 10 600 हो गया ये ठीक, और 60 गुणे 10 600 हो गया ये वाला, फिर ये 600 हो गया ठीक। अब ये क्या है 30 गुणे 10 यानी 300 ये हो गया ठीक, और 30 गुणे 10 इधर 300 हो गया, तो जोड़ते इसको कितना आ जाएगा ये 1800 आ जाएगा दोस्तों। तो 1800 हमारा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर का हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा दोस्तों। देखिए 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों। देखिए हमने त्रिभुज हमेशा देखा है कि अगर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी त्रिभुज
सॉरी तभी त्रिभुज बन पाएगा। अगर दो भुजाओं को जोड़ने पर अगर तीसरे भुजा से बड़ा निकलता है तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज कभी नहीं बन सकता दोस्तों। तो देखिए हम दो भुजाएं जोड़ते हैं, 8 6 कितना हो रहा है 14 हो रहा है, तो दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब क्या त्रिभुज बन ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं आती दोस्तों तो कभी त्रिभुज नहीं बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज संभव नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन से व्यंजक में बहुपद नहीं है दोस्तों। तो कौन से व्यंजक में क्या है, बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बहुपद आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जिसमें क्या होना चाहिए, जो पूर्णांक होता है घात पूर्णांक में हो। ठीक दोस्तों, घात पूर्णांक में हो वही क्या होता है, बहुपद होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, घात पूर्णांक में नहीं दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही बहुपद नहीं है दोस्तों। बाकी देखिए ये सब पूर्णांक में घाते हैं, यहाँ भी है, ठीक यहाँ भी है, ठीक। तो मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट लगा दोस्तों, तो इसमें क्या है, बहुपद क्या है, घाते में नहीं दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा दोस्तों। इसका हमें आंसर बताना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का 3 नंबर, यानी 6 बिल्कुल सही होगा। किस प्रकार से होगा ये देखते हैं। देखिए समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, पहले 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या देखते हैं। तो 1 से 10 तक की सम संख्या कौन सी होगी, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए इनको सबको जोड़ के हमें बटे कितने, जितनी संख्या हो रही, 1 2 3 4 5, देखिए 5 से हम भाग कर देंगे। देखिए यही होता है सब संख्याओं जोड़ बटे सब संख्या, तो कितना हो जाएगा, इनको सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। ठीक, 10, ठीक है, देखिए 6 4 10 और 8 2 10 और 10 तो 30 होगा, और बटे 5, तो 5 से 30 को काटते कितना, 6 5 30, तो 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दिया है बारंबार दे, जो पद सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होता है, हमारा बहुपद होता है दोस्तों। बहुपद का बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए पद और बारंबार में ये हमें बताना है कौन सा बहुलक होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा बार कौन सा आएगा दोस्तों, हम देखते हैं क्या, 20 नंबर। ठीक है, ये 20 नंबर जो है वो 18 बार आया। देखिए सब देखिए आप, ये देखिए 20 नंबर जो है यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा है, तो 18 बार ये आया 20 नंबर। तो 20 नंबर हमारा 18 बार आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, 20। कौन सा जाएगा दोस्तों, 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। करना क्या है कि इसको आपको जोड़ लेना केवल। देखिए यहाँ इसको हम लिखते हैं, देखिए 2a है प्लस में 5b दे रखा। ठीक दोस्तों, 5b दे रखा, फिर माइनस है, माइनस लगा देते हैं। अब क्या है, a है माइनस 9b दे रखा दोस्तों, क्या है, a माइनस 9b दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, केवल क्या करना है, हमें ब्रैकेट अच्छे से खोलना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए कि ब्रैकेट अच्छे से खोलना चाहिए। देखिए अब इसको लिखते हैं क्या, इसको हम 2a लिख लेंगे, 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, ये 5 है दोस्तों, ये 5 है, 5 भी हो जाएगा। अब देखिए माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पहला वाला प्लस था, ये तो माइनस में हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस 9 का हो जाएगा, b हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए a माइनस का है, a प्लस का है, तो 2a से 1 घटेगा क्या हो जाएगा, 1 a बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्लस का 5b है और प्लस का 9b है, तो 9 5 14b, तो प्लस के साथ में 14b हो जाएगा दोस्तों, प्लस के साथ में 14b। तो कोई ऑप्शन है a प्लस 14b, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, a प्लस 14b। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, a प्लस 14b दोस्तों। समझ में आया होगा। इसको आपको क्या करना है, केवल हल कर लेना, खोल लेना दोस्तों। जैसे ही खुलेगा ये माइनस में रहेगा, ये वाला प्लस में जाएगा दोस्तों। इसी में कर लेते हैं हम। देखिए जैसे खुलेगा ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2a माइनस का है और a माइनस का है और 2a प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो a बचेगा, और ये प्लस का 5 भी है, ये प्लस का कितना 9 भी है, तो 9 5 14 भी। तो ये इसी तरह से हम कर सकते थे दोस्तों। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है दोस्तों। प्रत्येक में 9 जोड़ने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है, 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या होगी दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कि दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी दोस्तों। देखिए समझिएगा, रेशियो वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या है 5:9 है दोस्तों। ठीक, फिर क्या है, जब 9 जोड़ते हैं इसमें तो कितना जाता है, 16:27 हो जाता है। कितना जाता है, 16:27 हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अंतर कितने का है। जब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने 11 का अंतर है दोस्तों। ठीक, और यहाँ पे कितने का दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्यादा अंतर आ रहा है, 18 का आ रहा है। ठीक है, अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ का अंतर निकाल कर नीचे वाले गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने का अंतर 4 का है और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपको दी जाएगा अंतर 11 का। तो हम 11 का इससे गुणा कर देंगे और 4 का इससे कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अंतर हो जाएगा। देखिए 11 को हम 5 वाले गुणा करते हैं, ऊपर वाले गुणा करते हैं 11 से, तो 11 25 आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 11 25 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या होगा, 11 25 55 और 11 9 99 दोस्तों। अब नीचे करते हैं तो 4 से करते हैं तो 16 चौके
64 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 16 चौके 64 और फिर क्या हो जाएगा 27 चौके 108 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 108। अब देखिए इनके बीच का अंतर बराबर हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, इनके बीच का अंतर कितना रहा 9 9 आ रहा दोस्तों, 9 9 आ रहा, ठीक। अब देखिए वही कहा गया कि 9 9 जोड़ने पर तो 9 आ रहा, तो अब संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों, दोनों में से एक संख्या क्या हो सकती है। देखिए एक संख्या क्या 99 है कोई ऑप्शन में, तो 99 है दोस्तों। देखिए हमारी संख्या क्या 55 है, एक संख्या क्या है 99 दोस्तों, ठीक है। तो कोई मिल रहा है इन दोनों में से, तो 99 हमें मिल गया, तो चौथा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी क्या करना, हमें माध्यिका ज्ञात करना दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगा ले, अवरोही क्रम में लगा किसी भी तरीके से। तो देखिए पहले एक तरफ से करते हैं, तो आरोही क्रम लगाते हैं, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, 9 के बाद फिर से 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर क्या होगा 13 होगा, फिर 16 हो जाएगा, 16 के बाद 17 होगा और फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये हमने सारी संख्या लिख ली। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो सम वाला सूत्र लगाएंगे, सम वाला सूत्र क्या होता है n/2 वहाँ पद, क्या हो जाएगा n/2 वहाँ पद प्लस दोस्तों n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है, प्लस 1 वहाँ पद दोस्तों, 1 वहाँ पद। तो देखिए n/2 यानी n की जगह 10 रखेंगे तो बटे 2 है ना, तो n की जगह 10 रखेंगे तो बटे 2 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5वां पद कौन सा हो जाएगा 5वां पद, और प्लस n/2 5 आएगा प्लस 1 तो 6वां पद, 6वां पद बटे 2 कर लेंगे, ठीक। तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, तो देखिए 5वां पद कौन सा 1 2 3 4 5, तो 5वां पद क्या होगा 9 होगा दोस्तों, तो 9 और प्लस 6वां पद कौन सा 10 है, तो प्लस 10 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 10 9 19 बटे 2 यानी कितना 9.5, तो 9.5। तो कोई ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद इनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये उधार लिए, जिसकी आमदनी कितनी है 5,000 रुपये, सॉरी अदायगी, और 5,000 रुपये की 4 किस्तों में ब्याज सहित वापस करता दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि देनी होगी दोस्तों। देखिए दूसरे वर्ष में वो क्या हो कि एक कोई लड़का है दोस्तों, उसने 2,000 रुपये किसी उधार ले लिए। अब वो उसने क्या करा 5,000 रुपये की किस्त बनवा ली, 5,000 रुपये की किस्त बनवा ली, और उसने ये कहा देखिए 5,000 रुपये क्या कर दिया तो 20,000 रुपये 4 साल में चले जाएंगे, मगर उसने कहा कि इस पर हम 6 महीने का 6% ब्याज देंगे, मतलब 5,000 देगा और 6% ब्याज देगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब उसने पहले किस्त जमा कर दी होगी, देखिए 20,000 पहले रहे होंगे, तो पहले किस्त जमा कर दी होगी, कितने बचे होंगे दोस्तों 20,000 में से 5,000 उसने दे देंगे, 15,000 बचे होंगे। अब देखिए 15,000 रुपये तो वो ब्याज लेगा कितने %, 6%, तो 6 क्या होता है मूलधन गुणे दर कितना 6 है, और गुणे 1 साल का समय है बटे 100। देखिए तो हम 100 से ये कटेगा तो कर जाएगा कितना 15 छक्का 90, तो 900 रुपये ब्याज आ गया, कितना हो गया 900 रुपये दोस्तों ब्याज आ गया, है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए 1500 5,000 रुपये पहले देते हैं, दूसरी किस्त के बारे में पूछ रहा, तो दूसरी किस्त देनी होगी 5,000 रुपये देने होंगे, जो ब्याज लगेगा 1500, क्योंकि देखिए 5,000 तो पहले दे दिए, अब 1500 ब्याज लगेगा ना दोस्तों। तो देखिए 900 रुपये ब्याज के रूप में देगा, और 5,000 रुपये का होगा उससे उसकी किस्त देनी होगी, तो 900 और 5,000 प्लस 900 जोड़ लो आप, 5,000 ये हो गए और 900 रुपये और जोड़ लो, तो कितना होगा 6,100 रुपये उसे देने होंगे किस्त के रूप में दोस्तों। समझ में आई बात। चलिए तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्या हो जाएगा 6,100 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंकज ने एक टीवी सेट 13,020 रुपये में 13,020 जिसमें 8.5% बिक्री का सम्मिलित है, और एक मोबाइल फ़ोन 7,525 का जिसमें 7.5% बिक्री का सम्मिलित है, और एक फ्रिज 11,990 में जिसमें 10% बिक्री का सम्मिलित है, तो क्रय मूल्य तीनों का कितना होगा, तीनों का अगर क्रय मूल्य हम जोड़ देते कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसको करना किस प्रकार से वो हम आपको बता दें दोस्तों, देखिए किस प्रकार से करना वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये क्या है दोस्तों, इस पे क्या है 13,020 रुपये हैं, इस पे 8% जो इसमें बिक्री का लगा उसको हम हटा दें दोस्तों। किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से हम आपको इक्वेशन बना देते हैं दोस्तों, आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक। देखिए 13,020 पे क्या करेंगे बट्टे का कर देंगे हम दोस्तों इसका, तो 108.5 गुणे 100 कर लेंगे, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, ठीक दोस्तों। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, तो आपको कितना आएगा 12,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 12,000 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए ये होगा, अब मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल कितना है दोस्तों 7,525, कितना है 7,525, उस पर कितना है 7.5%, तो 107.5 कर लेंगे दोस्तों, गुणे 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा 1,090, कितना आएगा दोस्तों
सॉरी इस पे 1090 नहीं आएगा, 7000 आ जाएगा। कितना जाएगा? 7000 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम 7000 आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं जो 11990 में खरीदा दोस्तों, उस पर हम देखते हैं तो उस पर कितना 10% का, तो मतलब 110 हो जाएगा और गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों, तो इस पे हमारा कितना जाएगा दोस्तों 1900। ठीक, 10900 आएगा। ठीक दोस्तों, ये आ जाएगा। अब देखिए 10900 ये हो गया और 7000 ये हो गया और 12000 ये हो गया, तीनों जोड़ लेंगे दोस्तों, वही हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम 12000, 7000 और 10900 जोड़ते हैं दोस्तों तो 29900 आता है। 29900 दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन किसी में दिया नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया था? गलत दिया गया था दोस्तों। क्या दिया गया था? गलत दिया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन आप लोग सही कर लेना, 29900 इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका कहीं पे दिया नहीं है। तो आपको बता दें इसमें चारों ऑप्शन गलत है, कितना हो जाएगा 29900 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 29900 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, sin x/2 का मान क्या होगा यदि cos x बराबर 3/4 हो तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा 1/2√2 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दोस्तों देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बराबर BD हो तो कोण ABC का होगा। देखिए हम मान लिया कोई समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये हो गया समांतर चतुर्भुज दोस्तों। ठीक है, इसमें मान लिया ये A है, ये है B है और ये C है, ये D है दोस्तों। अब इसमें विकर्ण क्या है? बराबर है। देखिए विकर्ण बराबर नहीं होते दोस्तों समांतर चतुर्भुज में, अगर हो सकते हैं तो होगा, तो अगर विकर्ण बराबर होगा तो वो आयत बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। देखिए इस तरह से आयत बना लेते हैं, ये भी आपका समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। ठीक, आमने सामने भुजाएं बराबर है दोस्तों। ठीक, अब देखिए इसका विकर्ण क्या है? ये विकर्ण क्या है? बराबर है दोस्तों। तो अगर मान लिया ये A है, ये B है और ये C है और ये D है दोस्तों, तो हमसे पूछ लेगा क्या कि कोण ABC, कोण ABC ये वाला कोण पूछा गया दोस्तों। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो आयत होता है या वर्ग होता है उस पर सारे कोण का होता है 90 डिग्री होते हैं। ये कोण भी 90, ये भी 90, तो आपको पता चल गया कि भैया आयत बन गया तो इसका क्या होगा 90 डिग्री कोण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम और श्याम एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं और श्याम उसी काम को घनश्याम के साथ में 45 दिन में करता है तथा राम और घनश्याम उसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो उसी काम को राम अकेले कितने दिन में कर लेगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एकदम ईजी होते हैं दोस्तों। इनको करिए कैसे वो हम बताते हैं, ट्रिक आपको बताते हैं किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है, थोड़ा इसको हम छोटा करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करेंगे जिससे कि हम इसको सही से लगा सके दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखिए राम और श्याम किसी काम को 36 दिन में करते हैं। राम और श्याम, तो राम को हम R लिखते हैं और श्याम को S लिख देते हैं। R + S बराबर कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 दिन। ठीक दोस्तों, अब देखिए श्याम और घनश्याम, तो S और G, S से श्याम और G से घनश्याम कितने दिन में? 45 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 45 दिन में। अब देखिए राम और घनश्याम, तो R और G, R + G कितने दिन में दोस्तों? कितने दिन में? 60 दिन में। इतना हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं तो पूरा काम आ जाएगा दोस्तों। तो इनका हम लासा अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? इनका लासा 180 आ जाएगा। ठीक, अब मान लिया 180 काम है, राम और श्याम 36 दिन में करते हैं, कितने दिन इनको लगेंगे करने में? तो इनकी हम कार्य क्षमता निकाले दोस्तों, तो क्या आएगा? 36 × 5 = 180 होगा, 45 × 4 = 180 और ये 3 आ जाएगा। तो इनका कितना आएगा कार्य क्षमता? ठीक है, राम और श्याम 5 दिन में कर लेंगे और श्याम और घनश्याम कितने दिन में? 4 दिन में, और राम और घनश्याम कितने दिन में? 3 दिन में। दोस्तों अगर हम देखते हैं सब लोग मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे? तो 5 × 4 = 9, 3 = 12। अब देखिए 12 कितने दिन में? सब लोग 2-2 बार कर रहे हैं ना, कि मतलब राम + श्याम + घनश्याम का 2 दिन का काम है दोस्तों। देखिए 2-2 बार है ना ये, तो हम 2 है। अब 2 देखिए इसे काम इधर भेज देंगे, तो अगर देखते हैं तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? राम श्याम घनश्याम का, तो राम + श्याम + घनश्याम का 2 से भाग कर देंगे 12 को, 6 आ जाएगा। मतलब 1 दिन में कितना? 6 काम कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए हमें किसका निकालना? राम का। तो ऐसा इक्वेशन ले लें जिसमें राम ना हो दोस्तों। देखिए इसमें राम नहीं है, इस वाले में राम नहीं है दोस्तों, इस वाले में राम नहीं है ना, श्याम और घनश्याम है। देखिए अगर समझिएगा, अगर राम + श्याम और + घनश्याम किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 6 दिन में। ठीक, और राम और श्याम कितना काम कर रहे हैं? सॉरी, राम श्याम घनश्याम वो कितना मिलकर काम करते हैं? 6 काम करते हैं। और श्याम और घनश्याम यानी ये दोनों कितना? 4 कर लेते हैं। और राम फिर कितना करेगा? अगर देखिए तीनों मिलकर 6 करते हैं और श्याम और घनश्याम 4 करते हैं, तो राम कितना कर रहा होगा? जाहिर सी बात 2 कर रहा होगा, 6 से घटेगा कितना हो जाएगा? 2 करेगा। तो 1 दिन में कितना राम कितना काम कर रहा है? 2 कर रहा। तो कितना काम करवाना? टोटल 180 काम करना। तो राम 180 काम कितने दिन में कर लेगा? 180/2 यानी कि कितना? 90 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 90 दिन राम को लग जाएंगे दोस्तों। देखिए इसे किस प्रकार से करना है। राम + श्याम 36 दिन में कर रहा है, श्याम तथा घनश्याम 45 दिन में, और राम + घनश्याम कितने? 60 दिन में। तो इनकी हम लासा ले लेंगे, लासा का टोटल काम हो जाएगा
जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। फिर इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, भाग कर लेंगे, ठीक 36 को हम 180 भाग करेंगे 5 आएगा, 45 को 180 भाग करेंगे 4 आएगा। इसी प्रकार से हम करेंगे। देखिए ये तीनों मिलकर के 2-2 दिन काम करना है। देखिए राम श्याम के साथ कर रहा था, फिर श्याम राम के साथ में, इस तरह से 2-2 दिन कर रहे हैं काम, तो 12 काम कर लेते हैं 2-2 दिन मिलकर, 2-2 दिन काम करते हैं, एक दिन का सभी का 2-2 दिन का काम है दोस्तों। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/2 कर देंगे, तो एक अगर 2 दिन का काम 12 है तो एक दिन का काम कितना 6 हो जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें कितना करना है राम का, तो राम ऐसा इक्वेशन लें, ऐसा वो लें जिसमें राम ना हो दोस्तों। तो श्याम और घनश्याम एक दिन में कितना 4 काम करते हैं। अब तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं, तो श्याम और घनश्याम 4 करते हैं, राम कितना करेगा 2 कर लेगा, घट जाएगा इधर 2 से। अगर टोटल काम 180 है तो अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 180 काम करने के लिए 90 दिन लगेंगे। तो यही हमारा सही आंसर का हो जाएगा 90 दिन दोस्तों। तो हमारा 3 ऑप्शन ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, 4.7। कितनी है दोस्तों, 4.7 है दोस्तों। तो इसका आयतन क्या होगा, देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला ठीक। तो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100 दिया ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें आयतन बताना है, तो आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पाई आर का मान दिया कितना 100 है दोस्तों, और एच का मान अलग से दिया है कितना है 4.7 दोस्तों, 4.7 दिया है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 470 आ जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 470 घन सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक। इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव ये हट जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 470 घन सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है और 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य गति से 200 किलोमीटर प्रति घंटे में वृद्धि कर देता है। विमान की सामान्य गति ज्ञात करिए दोस्तों। देखिए समझिएगा क्या करता है वो दोस्तों, इसको हम समझाते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आप समझते हैं, अगर हम चाल क्या मान ले, एक्स मान ले दोस्तों, चाल क्या मान ले, विमान के एक्स मान ले। अब देखिए चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। देखिए पहले क्या थी दूरी, पहले दूरी क्या थी दोस्तों, ठीक सॉरी, समय बराबर लगाते हैं, समय बराबर का दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल लगाते हैं। तो पहले दूरी क्या थी दोस्तों, 1200 थी, और चाल कितनी थी दोस्तों, 100 थी, ठीक। अब कितनी दूरी है, दूरी का है बराबर ही है दोस्तों, ठीक है, दूरी का है बराबर है, ठीक दोस्तों। अब देखिए क्या रहा, उससे क्या करते हैं कि आधा घंटा देरी से ना, मतलब क्या है 1/2 घंटा क्या होता है, देरी समय लगता है दोस्तों। प्लस दूरी कितनी थी दोस्तों, 1200 ही तो है ना, 1200, सॉरी समय क्या है, ठीक है, सॉरी दूरी क्या है 1200 है, और समय मगर क्या है 200 किलोमीटर बढ़ा देता, तो सॉरी चाल क्या है 200 किलोमीटर बढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, पहले चाल x थी 200 किलोमीटर बढ़ा देगा दोस्तों। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। मगर हम देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान हम पेस्ट कर लेंगे दोस्तों। जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से देखिए एक होगा आपका मान 600, तो 600 हम पेस्ट करके देखिए, अगर ये ऑप्शन का होगा राइट हो जाएगा तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 600 यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो 1200 बटे 600 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा इस वाले ऑप्शन से। अब इसमें देखिए 600 पेस्ट करते हैं, 1/2 प्लस 1200 है, और बटे क्या है 600 प्लस 200 यानी 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 800 हो गया दोस्तों, तो इसको हम लासा लेते हैं, 800 हो जाएगा, ठीक, ये 800 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। लासा कितना आएगा 800 हो जाएगा दोस्तों। अब 800 को हम 2 से भाग करेंगे 400 होगा, ठीक है, और 400 ऊपर हो जाएगा, 400 प्लस 1200 कितना 1600 हो जाएगा, तो 800 बटे 1600 यानी 2 आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 600 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हुआ। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको अच्छे से सॉल्व करा देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 3600 रुपये में बेचा। एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे 20% की हानि हुई दोस्तों। उसे कुल कितना हानि हुआ, देखिए यहाँ पर ये केवल भटकाने के लिए आपको दिया दोस्तों, ये 36 रुपये, इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। जब कहीं भी आपको पहले घाटा हो और फिर बाद में मुनाफा हो, या फिर पहले मुनाफा हो फिर मुनाफा हो फिर घाटा हो फिर घाटा हो, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए दोस्तों, तो उसमें अगर 20% लाभ हो रहा है 20% हानि, तो इसका 4% हानि होगा दोस्तों। किस तरह होगा, आपको एक फार्मूला याद करना है, x + y + xy/100 दोस्तों। देखिए पहले क्या हुआ, लाभ हुआ उसको, तो 20 लिख लेंगे, फिर क्या होगा हानि हुई तो माइनस का 20, ठीक। फिर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा 20 × 20 कर लेना दोस्तों बटे 100। अब देखिए 2 0 कट गए, यहाँ पे कितना होता है 2 दूनी 4 बचा, ठीक। अब यहाँ पे 20 से ये 20 कट गया, अब यहाँ कितना माइनस का 4 बच गया दोस्तों। माइनस का मतलब हानि हुई कितने 4% का, तो हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है, रहीम ने एक व्यापार 50,000 लगाकर प्रारंभ किया। 2 महीने पश्चात करीम ने 6,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदारी कर ली तथा 4 महीने पश्चात सलीम ने भी 1 लाख रुपये लगाकर व्यापार में साझेदारी कर ली। तो 1 वर्ष बाद उनको कितना कितना लाभ मिलेगा, मतलब जो लाभ होगा वो कितने कितने % मिलेगा, क्योंकि देखिए किसी ने समय ज़्यादा दिया है दोस्तों और किसी ने पैसे ज़्यादा लगाए हैं दोस्तों। ठीक, तो कितना कितने पैसे लगाए हैं, कितना कितना समय दिया, उसके हिसाब से हम देखते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, पहले रहीम को देखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या करते हैं, हम रहीम को देखते हैं। देखिए रहीम आर लिख लेते हैं, रहीम को कितना पैसा लगाया। अब देखिए रहीम ने कितने लगाए, 50,000 रुपये ना, 50,000 रुपये लगाए, कितने महीने चलेगा, उस शुरुआत से 1 साल तक, तो 12 महीने तक उसका पैसा लगा रहेगा। वहीं पर देखते हैं हम किसका, करीम का दोस्तों। तो करीम का देखते हैं, करीम ने कितना कब लगाया, 2 महीने पश्चात। अब देखिए इसने 6,000 रुपये लगाए दोस्तों, 6,000 रुपये, ठीक, सॉरी 60,000 रुपये लगाए हैं। तो 2 महीने पश्चात, यानी 1 साल में 2 महीने का निकल गया, तो किसका महीना, इसका, सॉरी 2 महीने पश्चात लगा, कितने दिन तक लगाएगा भाई, 12 महीने होते, 2 महीने निकल ही गए, तो 10 महीने तक इसके पैसे लगे रहते किसके, करीम के दोस्तों। ठीक है, करीम के। अब देखिए उसके बाद एक और आ गया समझदार इंसान, 6 माह बाद, यानी 2 महीने के 6 माह बाद, यानी अब सलीम आ गया 6 महीने बाद। ठीक दोस्तों, 4 महीने बाद, मतलब 2 महीने पहले बाद हुआ, फिर 4 महीने और बाद आया, मतलब सलीम क्या हो गया दोस्तों, इसका भी 6 महीने तक कितने दे दिए इसने, 1 लाख रुपए। कितने दे दिए दोस्तों, 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 0। ठीक, कितने दिन के लिए चलेगा इसका, देखिए 2 महीने बाद खुद ही आया है और 4 महीने पश्चात, देखिए उसके 4 महीने पश्चात, मतलब किसके, जो पहले दिया था, मतलब क्या, करीम के 4 महीने पश्चात, यानी 2 महीने पश्चात तो उसने दिया और 4 महीने पश्चात इसने, मतलब कि 6 महीने पश्चात दे दिया इसने। तो इसका कितने दिन तक पैसा लगा रहा है, 6 महीने तक। अब देखिए दोस्तों इसको हम अनुपात में लिख लेंगे और देखिए जो कटेगा काट देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे दोस्तों, 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे पूरे और 4 ही जीरो यहाँ से कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। अब कितना बचा, 12 पंचे 60। अब देखिए 12 पंचे 60 बच गया दोस्तों। ठीक, अब रेशियो, अब 10 छक्का 60 बच गया और यहाँ पे भी 60 बच गया दोस्तों। ठीक, देखिए 60 से 60 कट जाएगा, कितना, 1 रेशियो 1, मतलब बराबर पैसा सबको दिया जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 1, सबको बराबर पैसा मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। रूट के अंदर L बराबर क्या होती है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका R इंटू एच, R स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये कर्ण वाला पाइथागोरस प्रमेय लगता है दोस्तों। देखिए R का स्क्वायर, तो R कितना दोस्तों, R कितना, त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, तो 6 है, कोई भी लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो, बात वही होगी। तो 6 का स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना जाएगा दोस्तों, 36 और 8 है 64, तो कितना जाएगा, रूट के अंदर 100 आ जाएगा। अब रूट के अंदर 100 मतलब क्या हो जाएगा, 10, तो हमारा 10 कोई आंसर है, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 सेंटीमीटर।